हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन रसायन रूम। स्टूडेंट्स, मैं राहुल चौधरी आप लोगों का रसायन रूम में बहुत ही स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आज से ये अपना ऑनलाइन रसायन रूम जो क्लासेस है वो केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार के का नया आदेश आया है कि जितने भी एकेडमिक क्लासेस हैं उनके 30% सिलेबस क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने क्लास 9 से क्लास 12 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए ये ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। और इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों की तैयारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए करवाऊंगा। स्पेशली मैं ये चैनल अभी यूपी बोर्ड के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का सुझाव मिलता जाएगा, मैं इस चैनल को आगे भी यूपी बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अब ये रासायनिक बलगतिकी जो है कहते किसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ी सी, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो रसायन विज्ञान जो है वो विज्ञान का ही क्या है, एक भाग है। तो विज्ञान की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं सब लोग, सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं में हमारा क्या आता है, रसायन विज्ञान आता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के आंतरिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर हमारी बात हो रही है रासायनिक बलगतिकी के बारे में। अब रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विज्ञान को रसायन विज्ञान को भी कई भागों में बांटा गया, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक, तो उसी प्रकार रसायन विज्ञान के भी कई सारे भाग हैं। पहला जो भाग है वो हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन। पहला जो हमारा रसायन विज्ञान का जो शाखा है वो क्या है, भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन। ठीक, ऐसे ही दूसरा भाग हमारा है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और तीसरा हमारा भाग है अकार्बनिक रसायन। तीसरा हमारा भाग है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अच्छा, एक जो है एनालिटिकल है, उसे वैश्लेषिक रसायन, उसे हम लोगों को यहाँ इंटरमीडिएट तक अध्ययन नहीं करना है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। अच्छा, जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तीनों हैं क्या, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग रसायन विज्ञान में आने वाली गणनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे कि हमने बात कर ली कि कोई पदार्थ है और वो जल रहा है। ठीक है, तो जल रहा है तो वह कितनी ऊष्मा जलने के पश्चात हमको प्रदान कर रहा है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या है, वेग क्या है। ठीक, इसी प्रकार कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन से संबंधित यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में डिटेल हम लोग का पूरा टॉपिक ही है एक, तो वहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन में कार्बन के अतिरिक्त जितने भी यौगिक बच जाएंगे, हम लोग यहाँ पर उनका निर्माण विधि, उनके गुणों के बारे में, ठीक है, उनके रिएक्शंस कैसे हैं, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हमारा जो पहला चैप्टर है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, रासायनिक बलगतिकी है। ठीक, तो रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, तो रासायनिक बलगतिकी मुख्यतः जो है वह भौतिक रसायन की शाखा है। इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम लोग रासायनिक समीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों, रासायनिक समीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है
कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों। अब कारकों कौन कौन से? तो पहला जो कारक है हमारा यहाँ पर क्या है? अभिक्रिया की सांद्रता, दूसरा ताप, उत्प्रेरक, ठीक, आदि। आदि में हमारा दाब आ गया, सांद्रता आ गया, यहाँ और नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, ठीक। तो यह भौतिक रसायन की शाखा है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब कारक की बात हो गई, अभिक्रिया की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। अब अभिक्रिया की सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए या फिर घटा दी जाए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया देखे हो पहले, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं। एक एरो के इस तरफ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और एक एरो का उस तरफ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये जो अभिकारक हमारा है, अगर इस अभिकारक की सांद्रता में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन। अब परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। हम परिवर्तन में अभिकारक की सांद्रता घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने के बारे में। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाती है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में प्रारंभ हो जाती है। अग्र और पश्च आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि यदि अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है तो अग्र दिशा में कहलाएगी, और यदि अभिक्रिया पीछे की ओर हो रही है, पीछे मतलब उत्पाद से अभिकारक बन रही है, पश्च दिशा में हो रही है, ठीक। चलिए, तो यदि हम अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा में होगी, और अगर हम उत्पाद की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया हमारी पश्च दिशा में प्रारंभ हो जाएगी। अगला है ताप। तो हम लोग जानते हैं सिंपली, अगर हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा देंगे तो उस अभिक्रिया की जो गति है, जो दर है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए कि वो अभिक्रिया है कैसी, ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। तो अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर केवल ऊष्मा शोषी की बात कर रहे हैं कि यदि हमारी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ठीक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं ऊष्मा शोषी कहलाती हैं, और जो ऊष्मा को क्या करती हैं? ऊष्मा का त्याग करती हैं, वे कहलाती हैं ऊष्मा छेपी, ठीक। तो जो अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होंगी, यदि हम उन अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा में प्रारंभ हो जाएगी। अगली बात आ गई उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या करेगा? तो यदि हम इस उत्प्रेरक की बात कर लें, यदि हम उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। अब कहोगे सर वेग को प्रभावित करना है, इससे क्या मतलब है? हमने तो पढ़ा था कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो प्रभावित हमने इसलिए कहा है, क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अब कहेंगे ये कौन सी बात है? तो हाँ, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धन उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो यदि हम धन उत्प्रेरक लेंगे तब तो हमारा जो गति है वह गति क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन यदि हम ऋणात्मक उत्प्रेरक ले लेंगे तो हमारी अभिक्रिया का गति या वेग जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस प्रकार आगे जो है दाब बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ठीक, दाब बढ़ाने पर अभिकारक अग्र दिशा में प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो यह मुख्यतः क्या है? भौतिक रसायन की शाखा है, भौतिक रसायन की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? स्पेशली हम लोग यहाँ पर उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार की बात करेंगे वह वेग के आधार पर करेंगे।
तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, तीव्र अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो नाम से ही आप लोग जान पा रहे हैं कि तीव्र मतलब तेज। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में 10 पे घात माइनस 3 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 पे घात माइनस 3 सेकेंड का समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रियाएं आएंगी? तो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं आएंगी। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। और वियोजन जिसमें एक पदार्थ क्या होता है? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, टूट जाता है अपने आयनों में। तो स्पेशली हम लोग को बस इतना याद रखना है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो 10 पे घात माइनस 3 सेकेंड में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो तीव्र के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो नाम से ही लग रहा है, अतिमंद मतलब जो बहुत ही ज़्यादा मंद हो। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो अगर लोहे पे हमें जंग लगाना हो तो ये तो है नहीं कि आज हम लोहे को बाहर रखें और एक ही दिन में जंग लग गया, ऐसा नहीं है। जंग लगने में हो सकता है कई दिन लग जाएं, महीने लग जाएं या फिर साल लग जाएं। एक ही दिन में लोहे पर जंग लगने वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कई दिन, महीने या साल लग जाते हैं, अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप लोग इसे लोहे पर जंग लगने वाले एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, अब मंद अभिक्रियाएं किसे कहेंगे? तीव्र हो गया, अतिमंद हो गया। मंद बाद में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो है मंद अभिक्रिया, ये तीव्र और अतिमंद दोनों के मध्य में आएगी। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो तीव्र अभिक्रिया तथा अतिमंद अभिक्रिया दोनों के बीच में पूर्ण होती है, मध्य में पूर्ण होती हैं। कहने का मतलब है ना तो वह बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए और ना ही उसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगे, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? मंद अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है? वियोजित होकर हमें HCl दे रहा है और अमोनिया दे रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? मंद अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, चलिए जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हुई, तीव्र, अतिमंद और मध्य। तीव्र बहुत तेजी से, अतिमंद बहुत धीरे धीरे होंगी और मंद इन दोनों के मध्य में होंगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अभिक्रिया के वेग पर। अभिक्रिया के वेग पर, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? ठीक, तो अभिक्रिया का वेग पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। उसके बाद हम लोग अभिक्रिया के वेग पर आएंगे, तब हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, इससे क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत, इसे समझने के लिए हम लोग स्क्रीन लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक है और अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। ठीक, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अब ये जो अभिकारक है ये हम लोग किसी वेसल्स में ही लेंगे या बर्तन में लेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं ये क्या है? अभिकारक के अणु है। ये सब क्या है? अभिकारक के अणु है। ठीक, तो जब हम इसे गर्म करेंगे या हीट देंगे तो ये जो अणु हैं वो क्या होंगे? आपस में पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो इन दोनों की, या इन दोनों की नहीं, जो भी अणु होंगे, मान लो ये दूसरा अणु है, ये पास पास आ गए। कोई भी अणु पास पास आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली यही दो आएँ। तो जो भी अणु पास पास आ जाएंगे, इन दोनों के मध्य में क्या होगा? टक्कर होगा। और इन टक्करों के फलस्वरूप इन अणुओं की जो ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी, और अणुओं की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि उससे क्या बन जाएगा? उत्पाद बन जाएगा। सिंपल सा आप सोच सकते हैं कि यदि हम लोग चाय बनाना स्टार्ट करें और दूध ले लें, चाय पत्ती ले लें, चीनी ले लें, उसको गैस पे रख दें, सिंपली गैस पे रख दें, गैस को ऑन नहीं किया जाए,
तो क्या हमारा चाय बन जाएगा? संभव ही नहीं है कि हमारा चाय बने। हम क्या करते हैं, गैस को या फिर हमारा जो भी इंडक्शन है, हीटर है, जो भी है ऑन करेंगे, तो जो चीनी चाय पत्ती के अणु हैं वो आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और उनके टक्कर के फलस्वरूप उत्पाद क्या होगा, हमारा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी चाय बनेगी हमारी। तो अभिक्रिया के टक्कर सिद्धांत से हम लोग ये जान पाए कि यदि कोई पदार्थ है और वह अभिक्रिया कर रहा है तो उनके अणुओं के मध्य में क्या होनी चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। और वह टक्कर कैसी, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, ऐसी वैसी टक्कर नहीं। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मान लो गैस पर रख दिए और हम लोग उसको अपने हाथ से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हाथ से घुमाने पर जो हम लोग क्या करें, उसको हाथ से घुमाएं तो क्या चाय बन जाएगा? संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ से घुमाकर हम लोग चीनी, चाय पत्ती और पानी का तापमान उस तापमान के बराबर नहीं कर सकते हैं जिससे हमें क्या हो, चाय प्राप्त हो। इसलिए हम लोगों को उसे क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो ये जो टक्कर हो, ये टक्कर कैसा हो, प्रभावी टक्कर हो। अगर कोई टक्कर प्रभावी नहीं होगा तो वह जो अणु है, वह जो परमाणु है, वह उत्पाद नहीं बनाएगा। जैसे मान लो अगर किसी का सिर फोड़ना है तो उसका सिर दीवार में तेज़ी से लड़ाना पड़ेगा, तभी वह टक्कर क्या होगा, प्रभावी होगा, उसका सिर फूटेगा। अगर हम आसानी से उसका सिर ऐसे लड़ाएं अपने हाथ से तो फूटने वाला नहीं है। तो ऐसे यहाँ भी है, दो अणुओं के मध्य में यदि हम चाहते हैं कि टक्कर हो तो वह टक्कर कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। ठीक, अब ये प्रभावी होगा कब, कैसे हम जान पाएंगे कि टक्कर हमारा प्रभावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टक्कर प्रभावी होने के लिए उसकी ऊर्जा का मान देहली ऊर्जा के बराबर पहुंच जाना चाहिए। अब कहेंगे सर ये देहली ऊर्जा क्या है? ठीक है, दिल्ली तो गए थे लेकिन ये देहली है क्या? देहली, थोड़ा सी राइटिंग इसमें नहीं बन रही है, माउस से लिखना पड़ता है, तो हम लोग समझ लेते हैं देहली। तो ये हो गया देहली। अब देहली ऊर्जा किसे कहेंगे? यहाँ पर देहली का मतलब हम लोग सिंपल समझते हैं, देने वाली ऊर्जा। ठीक है, और यह ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, देहली ऊर्जा वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक, तो पहला तो हम जान पाए कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया होने के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, टक्कर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टक्कर होना चाहिए उनके मध्य। ठीक, दूसरा, वह टक्कर कैसी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। टक्कर कैसी हो, प्रभावी हो। ठीक, अगला हम लोग जान पाए कि उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, टक्कर के पश्चात अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। ठीक, अगला जो है, यदि टक्कर हो रहा है और उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर नहीं पहुंच रही है तो हम लोग क्या करें? ठीक, तो उसे हम लोग सक्रियण ऊर्जा दें। क्या दें? सक्रियण ऊर्जा। अब कहेंगे सर ये सक्रियण ऊर्जा क्या है? तो सक्रियण ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई सफिक्स में ए से, कैपिटल ई सफिक्स में ए से, सक्रियण ऊर्जा से। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? मान लो कोई अणु है और उसकी देहली ऊर्जा का मान क्या है, 500 किलो कैलोरी है। ठीक है, ये दो अणु टकरा रहे हैं और इनकी ऊर्जा का मान कितना है, 500 किलो कैलोरी पहुंच जा रहा है। तो इनके फलस्वरूप क्या बनेगा, इनके टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनेगा। कोई दो अणु और हैं, और इनका जब टक्कर हो रहा है तो इस टक्कर के फलस्वरूप जो ऊर्जा बन रही है वह ऊर्जा केवल कितनी है, 300 किलो कैलोरी है। ठीक, अब इनको हमें पहुंचाना है 500 तक, तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, 200 किलो कैलोरी की। ठीक, तो जो टक्कर हो रहे हैं उनको देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा जो टक्कर हो वह प्रभावी हो जाए तो उसे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जो अतिरिक्त ऊर्जा देंगे, अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, वह क्या कहलाएगी,
सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। दोनों की डेफिनेशन फिर से सुन लो। देहली ऊर्जा जो है वह किसी भी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। और यह जो है सक्रियण ऊर्जा, ये अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक, तो 300 वाले को 500 तक पहुंचाने के लिए हमने कितनी ऊर्जा दी? 200। और यही 200 क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब हम चाहते हैं कि ये सक्रियण ऊर्जा जो ये 200 है बहुत ज़्यादा है, अगर हम इतनी ऊर्जा ना दे पाएँ तो तब क्या करें? तो इसमें हम लोग उत्प्रेरक मिला दें। क्या मिला दें? उत्प्रेरक मिला दें। अब कहेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा उत्प्रेरक मिलाने से? तो जब हम लोग उत्प्रेरक मिला देंगे तो उत्प्रेरक मिलाने से ये जो हमें 200 देना पड़ रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। अब कहेंगे सर इसकी कैसे घट जाएगी? यहाँ तो 500 देहली ऊर्जा है, तो जैसे हम लोग उत्प्रेरक मिलाएंगे ये जो देहली ऊर्जा है इसी का मान घट जाएगा। ठीक है, यदि उत्प्रेरक मिलाने से पहले देहली ऊर्जा 500 किलो कैलोरी थी, तो उत्प्रेरक मिलाने के बाद ये कितनी हो सकती है? 400, 350, कुछ भी हो सकती है, 200 तक भी जा सकती है। ठीक, मान ले रहे हैं हम लोग उत्प्रेरक मिलाने के बाद कितनी पहुंच गई? 400। तो अब हमें इस 300 को 400 तक पहुंचाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, और हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? प्रारंभ। इतना सा ही टक्कर सिद्धांत था। टक्कर सिद्धांत एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, या बहुत पहले पूछा जाता था, अब यह एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। पहला पॉइंट, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए या प्रारंभ होने के लिए दो अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए। वह टक्कर कैसा हो? प्रभावी हो, और उनकी ऊर्जा जो हो अणुओं की वह देहली ऊर्जा के बराबर हो। ठीक, देहली ऊर्जा तक नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें हम अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देंगे, उसे हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहेंगे, और इसे हम लोग EA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, यदि हम लोग चाहते हैं कि इसकी ऊर्जा का मान क्या हो? देहली ऊर्जा का मान घट जाए, तो इसमें हम लोग क्या करें? उत्प्रेरक मिला दें। उत्प्रेरक मिलाने से देहली ऊर्जा का मान घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये हो गया टक्कर सिद्धांत। तो टक्कर सिद्धांत का जो पहला पॉइंट है, यहाँ से देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो अणुओं के मध्य टक्कर होना चाहिए। बताया ही था हमने अभी आपको कि दो अणुओं के मध्य क्या हो? टक्कर हो। ठीक, दो अणुओं के मध्य क्या हो? टक्कर हो। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर कहते हैं। तो हमने बताया ही था कि सभी टक्कर हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त ही हों। उनका टक्कर कैसा होना चाहिए? प्रभावी होना चाहिए। और प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर संख्या कम नहीं होती तो हमें सक्रियण ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो प्रभावी टक्करों की संख्या बहुत कम होती है। प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। जो प्रभावी टक्कर होगा उनसे जो अणु प्राप्त होंगे वो अणु क्या कहलाएंगे? सक्रिय अणु कहलाएंगे। सक्रिय अणु की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी देहली ऊर्जा की डिफिनीशन यहाँ से, कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करती है देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो जब किसी अणु की ऊर्जा देहली ऊर्जा तक पहुंच जाएगी तो वह अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित हो जाएगी। ठीक है, तो देहली ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हो गई? कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिक्रिया करने के लिए उत्प्रेरित करे देहली ऊर्जा कहलाती है। यदि उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा तक नहीं पहुंचेगी तो वह अभिक्रिया हमारी होगी नहीं। ठीक है, अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए दी गई अतिरिक्त ऊर्जा, कैसी ऊर्जा है? अतिरिक्त ऊर्जा। यह अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा। तो यदि कोई पूछे सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो अभिकारक अणुओं को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए 500 था देहली ऊर्जा, अब 300 वाले को 500 तक पहुंचाने के लिए हमने कितनी ऊर्जा दी थी? 200। तो 200 किलो कैलोरी जो थी वो क्या कहलाती? हमारी सक्रियण ऊर्जा कहलाती। इसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसका मात्रक आप लोग जान ही रहे हैं, कैलोरी, मोल, जूल या फिर किलो कैलोरी भी, ठीक है। अणुओं की सक्रियण ऊर्जा टक्करों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अब सक्रियण ऊर्जा कहाँ से कैसे प्राप्त होगी? सक्रियण ऊर्जा के फलस्वरूप, यानी हम चाय बना रहे हैं तो यदि हम उसे गैस पे रखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म। जब हम गर्म करेंगे तो उनके अणु आपस में टकराएंगे तो उसके फलस्वरूप उत्पाद प्राप्त होगा, ठीक। आगे करें, धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, ठीक। तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि उत्प्रेरक जो हम डालेंगे वो कैसा होगा? धन। तो धन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। कैसे घटा था वो भी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि सक्रियण ऊर्जा का मान कैसे घट गया था। जब हमने क्या किया था, सक्रियण ऊर्जा धन उत्प्रेरक मिलाया था तो उसकी दहली ऊर्जा का मान ही घट गया था, ठीक है। दहली ऊर्जा का मान घट गया तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, घट जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने अपक्रिया का टक्कर सिद्धांत पढ़ लिया, ठीक। अब टक्कर सिद्धांत के बाद जो हमारा टॉपिक है वह है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। तो कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो इस पर अपलोड हो तो आप लोगों को जल्द से जल्द वह वीडियो पहुँचे और आप लोग उसे क्या करें? नोट करिए। हाँ, बात हो रही थी कि एक्सप्लेन तो सभी लोग करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या अलग करेंगे इसमें? तो हम लोग जो अलग करेंगे वो ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी PDF हैं या जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, इन सब का PDF बनाकर हर लेसन का क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग आज इसको देखिए, ठीक। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा और बताऊंगा भी कि कैसे आप लोग इसे क्या करिए, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केवल पढ़ना ही जो आवश्यक नहीं है, एग्ज़ाम में हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? नोट्स। और यदि नोट्स नहीं है तो हम लोग इसका आसानी से रिवीजन नहीं कर सकते हैं, बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो बहुत बाकी है भी इसमें, ये 2-4 वीडियो में कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो अब जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।